हाय एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कब फोर्सेस लगेंगे, कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आज के लेक्चर में हमें कवर करना है कि एक करंट कैरिंग लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस टॉपिक को करवाने से पहले जो लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, हम पहले वो पढ़ेंगे। है क्या? देखो, ये एक दो पैरेलल शीट्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल ही पड़ी हैं। दो शीट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हैं। हमने एक शीट को पॉजिटिव चार्ज दिया है और एक शीट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, तो हमें पता है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हुआ क्या, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस रीजन में एक चार्ज रखा है, ये क्यू चार्ज, जिसको हमने वेलोसिटी दी है v। इसको v वेलोसिटी से मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रिलीज कर दिया। तो आपको पता है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को नीचे लेकर जाना चाहेगी। अब ये चार्ज को मैंने वेलोसिटी ऐसे ही भले दी है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहेगा और मैं बोलूँगी कि पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। पर इस क्वेश्चन में अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इस चार्ज का क्या होगा? अब इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो चार्ज है ये बिना डेविएशन के कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर निकल जाए, मतलब पास हो जाए इस रीजन से। तो हमें पता है कोई भी चीज़ को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे भेजना है तो फोर्सेस उस पर बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसकी वेलोसिटी v है, बाद में भी v रहनी चाहिए, तो इसके लिए दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लग रहा है और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा, उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स। और कितना होगा वो फोर्स? क्यू। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आपको पता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर करो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो तो थंब के डायरेक्शन आपको फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा एफ एम और वो होगा ऊपर की तरफ। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी जाएगा अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, मतलब क्यू ई शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू माइनस, ये आ गया क्यू वी क्रॉस बी। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस साइन मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस वी क्रॉस बी। तो दिस इज द रिलेशन। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से चाहते हो कि पार्टिकल बिना डेविएट करे निकल जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये होना चाहिए, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए बिना डेविएट करे, इसका मतलब आप यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये माइनस साइन आपको डायरेक्ट, ये क्रॉस भी डायरेक्शन बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछती कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि पार्टिकल बिल्कुल ऐसे बिना डेविएट करे चला जाए, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, v मतलब वेलोसिटी के
अलोंग अपनी फिंगर्स करो और इसको कर्ल कर लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आनी चाहिए, तभी ये पार्टिकल ऐसे डेविएट होकर सीधा चला जाएगा। अगर मैंने आपसे मैग्नीट्यूड पूछा होता कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कि बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए, तो आपको पता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VB। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने माइनस साइन हटा दिया है क्योंकि मैं अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में मैं आपको बोल रही हूँ कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है Q और इसकी वेलोसिटी रखी है V। ये चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ दी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ना इसको पॉजिटिव चार्ज लेने के बजाय हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो आप देख ही चुके हो, ये वाला केस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, इधर ये इलेक्ट्रॉन को मैंने इस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रिलीज कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट गोज विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर है? तो 1 मिनट लो और सोचो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है अगर इसे बिना डेविएशन के जाना है तो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा? E इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की अंदर की डायरेक्शन में, तो उस तरफ फिंगर्स कर्ल कर लो। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी V क्रॉस B की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए नॉर्थ से साउथ। तो आप आंसर दोगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ ऐसे। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स हम लिखते थे V F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। आप लोग V क्रॉस B को देख के फटाफट से आंसर बता देते हो, बट ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। आपको यहाँ पर चार्ज का ख्याल रखना है। तो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा हो, आपको आंसर आना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सभी कुछ। ठीक है? क्लियर है? आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमें आज कवर करना है, और वो टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही होगा वो। अब देखो है क्या, यहाँ पर ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। हाँ, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, और इसी ये अंदर की तरफ ऐसे है, और मैंने यहाँ पर एक लूप रख दिया है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब जैसे कि मानो कि कोई कॉपी है, ये ऐसे पेजेस है ना,
मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन में है और ये लूप भी मैंने ऐसे रख दिया हुआ है। मैं ये लूप ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने लूप ड्रॉ कर दिया। करंट की डायरेक्शन मैं क्लॉकवाइज ले रही हूँ, ये करंट की डायरेक्शन है। अब लास्ट लेक्चर्स में ना आपने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक्सटर्नल फील्ड में पड़ा है तो उस पर फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो लगने वाले फोर्स को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फोर्स लगता है। अब आप ना ये एज्यूम करो कि ये एक स्क्वायर ही है। ये दिखने में स्क्वायर आपको नहीं लग रहा होगा, बट इसकी लेंथ बराबर मानो, नहीं भी मानोगे तो इट्स ओके। आप ऐसा करो, इसकी लेंथ b ही ले लो। इन दो वायर्स की लेंथ सेम होगी, दैट इज l, और इसकी लेंथ होगी b। अभी तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं साइड बाय साइड सभी पार्ट्स पे फोर्स निकालूंगी, फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से उठाते हैं, मैं पहले इस वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिखती हूँ। लेंथ इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में लेंथ। तो लेंथ की तरफ अपनी फिंगर करो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो फोर्स आ रहा है इसकी डायरेक्शन है ये, और इट इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि एल क्रॉस बी है, एल बी साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखोगे तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ। तो इसको ऐसे अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये डायरेक्शन आएगी इसकी एफ एम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि करंट पूरे कॉइल में सेम है, लेंथ भी इन दोनों की सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स आएगा आई एल बी। क्लियर है? अब यहाँ पर आप नोट करोगे, आप खुद डायरेक्शन निकालो, आपको दिखेगा यहाँ पर भी जो फोर्स आएगा वो आएगा आई बी कैपिटल बी, और यहाँ पर भी फोर्स जो आएगा वो आएगा आई बी कैपिटल बी। तो ये चार फोर्सेस टोटल इस लूप पर लग रहे हैं। अब देखो, ये बिल्कुल ऐसे फोर्सेस हैं जैसे एक रस्सी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, उनके अंदर करंट है और वो टेंशन की तरह एक फोर्स आ रहा है। जैसे खींचते हैं ना हम रस्सी को, ऐसे ये रस्सी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर दोनों को ऐसे खींच रही है और इधर दोनों को ऐसे खींच रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। सिमिलरली नेट वर्टिकल फोर्स इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि एक इधर वाली डायरेक्शन में है और एक इधर वाली डायरेक्शन में है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इस लूप पे नेट फोर्स, पूरे लूप पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो है जीरो। नेट फोर्स इस पे लगने वाला जीरो है, मतलब कि ना तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, रोटेशन तो करेगा ही नहीं। ट्रांसलेशन मोशन कब आता है? जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है। जैसे मान लो कि इधर से फोर्स ज्यादा होता तो ये इधर की तरफ ऐसे मूव करता, तो मैं बोलती एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो और इसके पास एक्सेलरेशन है। पर जब नेट फोर्स ही किसी सिस्टम पे जीरो हो जाए तो उसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो ना तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेगी, ना तो ये रोटेशन मोशन करेगी। इसमें कोई डाउट अभी तक आना नहीं चाहिए। नेट फोर्स यहाँ पर लिख लो, इट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिजल्ट। टॉर्क भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, क्योंकि भाई टॉर्क तो वैसे भी टॉर्क की कंडीशन होती है
कि परपेंडिकुलर फोर्सेस होने चाहिए, इस पे तो कोई परपेंडिकुलर फोर्सेस लग ही नहीं रहे। ये बिल्कुल ऐसे है कि ऐसे यहाँ पर वायर्स लगी हैं, एक इधर से फोर्स आ रहा है और एक इधर से फोर्स आ रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्सेस तो इस पे कोई है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से फोर्स देती तो मैं बोलती कि यहाँ पर क्या लग रहा है, टॉर्क। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉर्क लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं, पर यहाँ पर कोई है नहीं, तो नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों ही जीरो होंगे इस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, शीट को ऐसे रखूँगी और शीट मतलब कि वो कॉइल को ऐसे रखूँगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रखूँगी, मतलब ग्रेस करते हुए जाएगा। ये जो कॉइल है ये ग्रेस करते हुए जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करती हूँ। ये सेकंड केस में ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, ये इधर ऐसे, ये एक लूप पड़ा है। ठीक है, ये ऐसे, ये लूप ऐसे पड़ी है। आप इसको इमेजिन करो अच्छे से कि बिल्कुल ऐसे शीट पड़ी है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये इसको ग्रेस करते हुए जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें पता है। मैं अगेन करंट ले रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये करंट की डायरेक्शन है। आप 2 मिनट लो और यहाँ पर आप कोशिश करो कि आप फोर्स की डायरेक्शन बना सको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन है, ज़्यादा भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये ऐसे पड़ी है शीट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और मुझे ये बोला है कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। मैं इस कॉइल पे भी बताऊंगी, इस कॉइल पे भी बताऊंगी, इस पे भी और इस पे। तो आपको पता है मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, F = IL × B। लेंथ की तरफ, लेंथ की डायरेक्शन मैं करंट की डायरेक्शन ही ले रही हूँ। लेंथ की डायरेक्शन इधर की तरफ, ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना करंट, तो मैंने इधर की तरफ डायरेक्शन ली। ठीक है, आप यहाँ पर भी मैं ले सकती हूँ लेंथ की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे कर्ल कर लो, यही तो करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर लो। तो ये फोर्स कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। फोर्स कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। मतलब अब अगर ये शीट ऐसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इस वायर पे, वो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ ऐसे। ये ऐसे मोड़ना चाहेगा इसको, और ये फोर्स परपेंडिकुलर है। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा है तो L × B, तो फोर्स नीचे की तरफ। इन शॉर्ट फोर्स परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन ये बता दी थी कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इमेजिन की है और ये लूप ऐसे इमेजिन किया है, तो फोर्स पक्का L × B नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, ILB। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ, ILB। मतलब ये जो शीट है इस पे एक फोर्स इधर की तरफ नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टॉर्क आएगा ना। वट अबाउट दीज टू साइड्स, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इन दोनों की वजह से तो जीरो फोर्स होगा। ठीक है, जो इस पे नेट, अब देखो नेट फोर्स की बात करते हैं पहले। तो देखो ये शीट अगेन ऐसे है, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स इधर से आ रहा है, ऐसे, ये ऐसे फोर्स है। जितना फोर्स ये इधर को दे रहा है उतना फोर्स ये नीचे को दे रहा है, ऐसे नीचे को। तो मैं ये तो बोलूँगी ना कि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों साइड पे जितना नीचे को फोर्स जितना उतना ही ऊपर को फोर्स, इधर भी जितना इधर को फोर्स उतना ही उधर को फोर्स।
तो मैं नेट फोर्स तो अभी भी 0 बोल रही हूँ, नेट फोर्स अभी भी 0 है, मतलब नो ट्रांसलेशन मोशन, मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी 0। अब अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस है, भले ही नेट फोर्सेस 0 हैं, बट नेट टॉर्क 0 नहीं है, क्योंकि ये दो फोर्सेस कपल की कंडीशन बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग अ कपल, मतलब कि ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोलेंगे कि टॉर्क आएगा। इस केस में टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि पिछले वाले केस में टॉर्क भी 0 था और नेट फोर्स भी 0 था। इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताती हूँ। कभी भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो यू हैव टू मेथड्स, या तो आप उस पर परपेंडिकुलर फोर्सेस निकाल लो या फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स निकालते हो तो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर आर। ये ना रोटेशन मोशन में आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख के कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं एफ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर फोर्सेस का यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, बट क्या पता ना दिखे किसी और केस में, तो उस केस में टॉर्क जो होगा वो होगा एफ आर परपेंडिकुलर, मतलब या तो परपेंडिकुलर फोर्सेस ढूंढ लो बॉडी पे, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, किसका, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ मास मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके बीच का डिस्टेंस ढूंढ लो। ध्यान रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर इज परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहां पर तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये जो कॉइल रोटेट होगी वो उसी एक्सिस से पास होगी, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होगी वो सेंटर ऑफ मास से पास होगी, मतलब ये बीच में एक एक्सिस जा रही है ऐसे, ये ऐसे, इससे ऐसे, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट होगी, ठीक है। तो हमें वही डिस्टेंस ढूंढना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो मैं ना ये शीट जो है इसकी ये वाली साइड बना रही हूँ, ये वाली साइड, ये वाला लूप बना, ये वाला कंडक्टर बना रही हूँ। हमें पता है इस साइड पे करंट जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है और इस साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ है, वही चीज़ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें इमेजिनेशन है, 2 मिनट सोचोगे ये बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेम डायग्राम ऐसा ही ऐसे इधर ऐसे बना रही हूँ। देखो ये जो मैंने साइड बनाई है इस पे वैसे नेट फोर्स ऐसे इधर की तरफ लग रहा था, बट वो 0 है तो उसका कोई फर्क मैं लूंगी भी नहीं क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है, ऐसे लग रहा था, सॉरी ऐसे लग रहा था तो 0 है। परपेंडिकुलर फोर्सेस देखने हैं हमें, क्योंकि टॉर्क निकालते हुए हमें मतलब ही परपेंडिकुलर फोर्सेस से है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो कौन से होंगे, एक तो नीचे की तरफ लग रहा था F इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर L लिखा है, आप इसको स्मॉल b कर दो क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेथ ली थी और लेंथ अलग ली थी, तो यहाँ पर इसको स्मॉल b कर दो, आप कुछ भी ले सकते हो डिस्टेंस। इसकी लेंथ आप L लो, इन दोनों की लेंथ L और इसकी स्मॉल b। तो यहाँ पर फोर्स ILB लग रहा है तो इधर भी फोर्स ILB लगेगा, एक ऊपर को है एक नीचे को है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा 0, ये हम देख चुके हैं।
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिखने में ऐसी लग रही है, बट एक्चुअल में दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये इसके अबाउट रोटेट होना है, तो मैं ये वाले पार्ट को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमें पता है ये डिस्टेंस हमने टोटल कितना लिया था, b लिया था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा b/2 और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा b/2। अब टॉर्क निकालने में हमें ये वाला मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है F परपेंडिकुलर, हमें पता है F परपेंडिकुलर, तो F परपेंडिकुलर दोबारा से टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस, F परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स है ILB, परपेंडिकुलर फोर्स है ILB, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम एक्सिस, तो ये एक्सिस से जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है b/2, दिस डिस्टेंस इज b/2। अब ये टॉर्क तो एक फोर्स की वजह से आया, बट टॉर्क दो फोर्सेस की वजह से लग रहा है, तो और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इसको ऐसे घुमाना चाहता है, ये भी इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो एक्चुअली ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं दोनों, तो दोनों की वजह से टॉर्क नेट दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा ILB और ये आ जाएगा साथ में कैपिटल B, दिस इज नेट टॉर्क। अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब देखो इधर ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या है, एरिया, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ है एरिया, तो नेट टॉर्क आ जाएगा IAB। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया था, 1 टर्न, मैंने 1 टर्न लिया था, मतलब ऐसे एक लूप थी ऐसे, ठीक है। अब मैं n टर्न्स भी ले सकती हूँ, n टर्न्स भी ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, ठीक है। तो अगर एक टर्न पे टॉर्क इतना है तो n टर्न पे क्या होगा, 4n टर्न्स, जो टॉर्क हो जाएगा वो होगा NIAB, दिस इज नेट टॉर्क ऑन n नंबर ऑफ टर्न्स जो कि लूप बना रहे हैं। तो आगे से मैं आपसे पूछूं कि कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, ग्रेस करे ये मैग्नेटिक फील्ड को, ज़रा उस पर टॉर्क बताओ, तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखो NIAB, वेयर I इज करंट, A इज एरिया एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आगे जाकर हम मैग्नेटिक मूवमेंट से भी कनेक्ट करेंगे, पर अभी के लिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे।